हेलो गाइस, मोस्ट ऑप्टिमल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारे कॉलेज के लिए भी। और ऊपर से हम एक वन शॉट करेंगे, ये तुम्हारे कॉलेज के अंदर भी बहुत काम आएगा। और एक और चीज जिसके अंदर ये काम आएगा वो है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि ये सीएस फंडामेंटल्स के अंदर आता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, गणपति जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। कोई भी डेफिनेशन पूछे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बोथ हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज। हार्डवेयर और रिसोर्सेज के जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उनको मैनेज करता है। ठीक है। मैनेज कैसे? कौन से प्रोसेस को क्या एलोकेट करना है वैसे। ठीक है। और क्या करता है? इट एक तो पॉइंट ये हो गया, एक हो गया इट प्रोवाइड्स एनवायरमेंट वेयर यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम। It provides an environment where user can perform programs in a efficient manner. तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर टाइप है जो कि रिसोर्स को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। ठीक है। और क्या करता है? एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक यूजर एक प्रोग्राम कोड कर सकता है इजीली। ठीक है, एफिशिएंट मैनर में। ठीक है। अब वाई ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्या है? अगर इसको नहीं करेंगे, इफ वी वॉन्ट यूज देयर एप्स विल बी बल्कि। कैसे होंगे? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये ओएस है, इसके अंदर सारा कोड लिखा है। अगर इसमें नहीं लिखोगे तो ये जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होके हार्डवेयर पे जा रहा था, अब इस यूजर को डायरेक्ट हार्डवेयर पे जाना है। तो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर ये सारा कोड होना चाहिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कोड है वो सारा का सारा इसके अंदर होना चाहिए। इसके कारण एप्स बल्कि हो जाए, तो एप्स विल बी बल्कि, हार्ड टू यूज। और दूसरा, अगर एक ऐप यूज कर रहे हैं तो सारे के सारे एक ही ऐप, जैसे ये एक एप्लीकेशन है तो ये सारे के सारे रिसोर्स यूज कर रहा है, तो दूसरा ऐप वेट ही करते रह जाएगा। ठीक है। तो जैसे तुम अगर पबजी खेल रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ में तुम्हें कुछ दूसरा भी काम कराना है, तो अगर पबजी तुम्हारे सारे रिसोर्सेज यूज कर रहा है मतलब मोबाइल के, तो तुम जैसे वॉइस वगैरह कहीं और यूज नहीं कर पाओगे। तो रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन बाय वन है। ठीक है। और क्या हो जाएगा? और नो मेमोरी प्रोटेक्शन। भाई मेमोरी प्रोटेक्ट ही नहीं रहेगी ना। लेट्स सपोज एक ही मेमोरी है, तो एक एप्लीकेशन भी इसी को यूज कर रही है, दूसरी भी इसी को यूज कर रही है, तो मेमोरी प्रोटेक्ट कहाँ हुई? लेट्स सपोज इसने चेंज किए और वो इसको नहीं चाहिए थे दूसरी वाली में। अगर एक एप्लीकेशन मेमोरी के अंदर चेंजेस करती है जो दूसरी को नहीं चाहिए था, तो मेमोरी प्रोटेक्ट कहाँ रही? मेमोरी तो खराब होगी ना। ठीक है। तो हमने देख लिया अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी। अब हम देखते हैं फंक्शनलिटी ऑफ ओएस। ठीक है। ठीक है। पेज ऐड कर लेते हैं। फंक्शनलिटी ऑफ ओएस। क्या क्या ओएस कर सकता है? हमें एक्सेस टू हार्डवेयर दिलाएगा। ठीक है। ये हमारा यूजर फेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये हार्डवेयर है। ठीक है। हार्डवेयर को दिलाएगा। और क्या कर देगा? और ये कर देगा, ये बताया ना, इंटरफेस है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। और क्या है फंक्शनलिटी इसकी? ये क्या करता है? रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था, मैनेजमेंट। और क्या करता है? हाइड्स
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर बताया था। जो भी हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कोड सारा इसी में हो जाएगा। ठीक है। फंक्शनैलिटी बताइए। अब हम बात करेंगे, हम टाइप्स ऑफ ओएस लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको रटना है तो मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं प्रोग्राम क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम होता है, इट इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक फाइल है जिसके अंदर बहुत सारा कोड पड़ा है, विच कंटेन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मान लो, और कोड। ठीक है। और वो कहाँ स्टोर्ड होगा? डिस्क में स्टोर्ड होगा, स्टोर्ड इन डिस्क। ठीक है। प्रोग्राम पता चल गया। प्रोग्राम क्या है? एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसके अंदर बहुत सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो फिर प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस कुछ नहीं है, जो प्रोग्राम, अब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, यानी डिस्क है, उससे उठा के मेन मेमोरी में डाल दिया। ये सपोज मेन मेमोरी है, यानी रैम होती है मेन मेमोरी, रैम में डाल दिया। तो अब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस, और ये रैम में होता है। अब ठीक है, तो थ्रेड क्या होता है? थ्रेड कुछ नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट, इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है इसकी। मतलब एक प्रोसेस है, ये रहा प्रोसेस। ठीक है। इसको हमने दो भाग में काट दिया, ये एक थ्रेड हो गया, ये एक थ्रेड हो गया, और दोनों इंडिपेंडेंटली रन हो जाए ऐसा काटना है हमें, तो हो गया इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। लाइट वेट होती है, मतलब छोटी है तो लाइट वेट तो होगी। और नंबर ऑफ सीपीयू यूटिलाइज कितने करती है? मोर देन वन। और वापस से थ्रेड ऊपर समझा देता हूँ। ठीक है। मतलब ऊपर क्या है, एक और पेज ऐड करते हैं। थ्रेड क्या है? सीपीयू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, एक से ज्यादा यूज करेगी। मेमोरी जो यूज करेंगे, नंबर ऑफ थ्रेड्स मतलब मल्टीपल थ्रेड्स, मेमोरी विल यूज सेम, सेम मेमोरी यूज करेंगे। लेट्स सपोज ये थ्रेड है, ये भी एक थ्रेड है, मतलब ये भी एक थ्रेड है। ठीक है। लेट्स इसके पास सीपीयू अपना है, इसके पास अपना सीपीयू, इसके पास अपना सीपीयू, लेकिन जो मेमोरी होगी, मेमोरी, ये तीनों सेम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। समझ आ गया? होप समझ आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल कुछ नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। दैट इंक्लूड्स, नहीं, इंटरेक्ट्स होता है, एक सेकंड वापस अंडू करते हैं। दैट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विथ हार्डवेयर। समझ आया? क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहा। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो कर्नल और एक यूजर। ठीक है। वो क्या बोलते हैं? यूजर स्पेस। ठीक है। अब बताता हूँ कैसे। इट इज अ पार्ट ऑफ ओएस दैट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद हार्डवेयर। तो ये लेट्स सपोज यूजर है, ये हमारे पास, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास हार्डवेयर है। तो ये जो ऑपरेटिंग, ये जो पार्ट है, ये है कर्नल, जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्टेड है, और ये है यूजर स्पेस जो यूजर से कनेक्टेड है। ठीक है। समझ आ गया? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद हार्डवेयर। ठीक है। इसे हार्ट ऑफ ओएस भी बोलते हैं। ठीक है। समझ आ गया? यूजर स्पेस क्या होता है? ये वाला होता है यूजर स्पेस, जो इधर वाला होता है। यूजर स्पेस होता है वेयर एप्लीकेशन रन्स।
ठीक है। ठीक है। और इनके पास एक्सेस नहीं है, नो एक्सेस टू टॉक विद हार्डवेयर। पता चल गया। तो अब यूजर स्पेस के दो पार्ट्स होते हैं, जी GUI ग्राफ्स यूजर इंटरफेस, और CLI। ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ कर्नल की क्या। ठीक है। एक सेकंड, इसको इधर कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ कर्नल। भाई फंक्शन क्या क्या करता है, एक तो ये प्रोसेस को मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस को मैनेज कैसे करते हैं वो उसकी बात करते हैं। ये प्रोसेस को शेड्यूल करता है, शेड्यूलिंग द प्रोसेस। यानी लेट्स सपोज एक प्रोसेस आई, प्रोसेस ए आई अपने इसके अंदर CPU यूटिलाइज किया, बी वेट कर रही है भाई, और ए पता चला डेड हो गई अंदर ही, ए CPU में गई, डेड हो गई, और बी वेट कर रही है। तो कर्नल का काम क्या है कि बी को अलोकेट करे और ए को निकाले। या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये रहा CPU, ये रही हमारी प्रोसेस 1, ये रही हमारी प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 CPU को यूज कर रही है, तो प्रोसेस 2 वेट कर रही है भाई, और ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो होना क्या चाहिए, P2 यूज करना चाहिए और ये हट जाना चाहिए। तो यही काम करता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, शेड्यूल करता है कौन सा प्रोसेस यूज करेगा CPU को, मेमोरी कौन यूज करेगा। प्रोसेस को मैनेज करता है, क्रिएट एंड डिलीट प्रोसेस भी यही करता है। कौन सी प्रोसेस डिलीट होगी, कौन सी नहीं होगी, वो भी यही करेगा। मेमोरी मैनेज करता है। मेमोरी कैसे मैनेज करता है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी एज पर नीड। ठीक है। मेमोरी, लेट्स से एक रिसोर्स को मेमोरी चाहिए, तो वो एलोकेट करेगा नहीं करेगा, या कितनी मेमोरी यूज करेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया ना, एक एप्लीकेशन है लेट्स से PUBG, जो एक मेमोरी को यूज कर रही है। तो ये मेमोरी को कितना, इतना पार्ट मेमोरी का देना है, कितना पार्ट मेमोरी का देना है, वो सब हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाता है। फंक्शन में एक और होता है, प्रोसेस मैनेज की कौन सी प्रोसेस को शेड्यूल करना है, कौन सी को CPU देना है। मेमोरी मैनेजमेंट कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है। ठीक है। मेमोरी या रिसोर्स जो भी मान लो इसको, और एक फाइल मैनेजमेंट, लाइक क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल। ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ कर्नल है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का भी इसी का काम है। इनपुट आउटपुट जो आएंगे उसी से तो प्रायोरिटी से डिफाइन करके प्रोसेस को मैनेज करेंगे। तो ये कुछ पार्ट्स है कर्नल के। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इसमें मेन है प्रोसेस मैनेजमेंट की भाई, एक प्रोसेस किस प्रोसेस शेड्यूल करना है, कौन सी प्रोसेस CPU को कब यूज करेगी, वो सब। मेमोरी कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, वो सब। ठीक है। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ कर्नल। टाइप्स ऑफ कर्नल कौन से कौन से होता है, तो पहला होता है मोनोलिथिक, मोनोलिथिक कर्नल। ये क्या होता है भाई, ये तो बड़ा ही सिंपल सा है। इसके अंदर सारा का सारा डेटा है, ऑल फंक्शंस आर केप्ट इन कर्नल ओनली। ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा कर्नल है, ये हमारा यूजर स्पेस है, यूजर स्पेस कर्नल। ये यूजर है जो इसको यूज करेगा, यहाँ से हार्डवेयर। हमने क्या किया, इसके अंदर ये जो कर्नल है, इसी के अंदर हमने पुट कर दिया मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इधर पुट कर दिया, इधर हमने पुट कर दिया प्रोसेस मैनेजमेंट। जो चारों फंक्शन थे ना, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, हमने चारों के चारों कर्नल में ही पुट कर दिए। तो ऑल फंक्शंस आर कैप्ट। तो इससे प्रॉब्लम क्या आई भाई, साइज बल्क होगी, बल्क की साइज होगी।
बल्कि जब सब कुछ कर्नल में है तो कर्नल की साइज भी बल्कि होगी ना। ऊपर से मैंने मेमोरी रिक्वायर्ड टू रन इज हाई। ठीक है। ठीक है। अब एक मेन टॉपिक लेस रिलायबल। क्यों? अब कर्नल के अंदर है तो एक खराब हुआ तो पूरा का पूरा कर्नल बंद हो जाएगा ना। तो लेस रिलायबल है भाई। क्योंकि एक मॉड्यूल क्रैश यानी पूरा का पूरा क्रैश। और एक पॉइंट और है, हाई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हाई देगा। क्यों देगा? कम्युनिकेशन, डेटा चेंज, फाइल इनपुट आउटपुट, सारा का सारा कर्नल में है। तो हाई परफॉर्मेंस देगा। ठीक है। ऑल फंक्शन सारे इसी में है तो साइज तो बल्क हो जाएगी, लेकिन लेस रिलायबल भी हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस हाई देगा। यही एक अच्छा एडवांटेज है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेज के बाद, अब मतलब आगे भी इसका कुछ यूज होगा बताऊंगा। सेकेंड टाइप ऑफ कर्नल होता है माइक्रो कर्नल। अब माइक्रो कर्नल क्या होता है? ओनली मेजर फंक्शंस आर केप्ट इन कर्नल। जैसे ये यूजर है, ये यूजर स्पेस है, ये कर्नल है, ये हार्डवेयर है। तो जो कर्नल में है ना, हम क्या पुट करेंगे? ओनली दो चीज पुट करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है। और बाकी दोनों चीज हम यूजर में डाल देंगे। क्या? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ये हम दोनों दोनों डाल दिए यूजर में। इससे क्या होगा? बल्कि तो नहीं होगा, स्मॉल में हो जाएगा साइज में, लेकिन दिक्कत भी आएगी, बताता हूँ। मोर रिलायबल हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज इनपुट आउटपुट या फाइल में से कोई भी खराब हुआ तो कर्नल तो चलेगा ही ना, कर्नल को कोई दिक्कत नहीं है, कर्नल महंगा आता है यार। ऊपर से परफॉर्मेंस इज स्लो। परफॉर्मेंस, ये एक ड्रॉबैक है कि परफॉर्मेंस स्लो है। अब परफॉर्मेंस क्यों स्लो है? अरे क्योंकि बार बार इसको स्विच करना पड़ेगा ना। जैसे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के लिए मेमोरी को इधर जाना पड़ेगा, फाइल को वापस से, मतलब कोई भी टॉकिंग होगी, जो भी सारी की सारी बातें होगी, वो बार बार यूजर स्पेस में जाना पड़ेगा, कर्नल में जाना पड़ेगा, यूजर स्पेस में जाना पड़ेगा, कर्नल में जाना पड़ेगा। तो दिक्कत आएगी। ठीक है। और जो कम्युनिकेशन होती है यूजर स्पेस से कर्नल के अंदर, वो किससे होती है पता है? आईपी से होती है। आईपीसी क्या होता है? हेल्प्स अस फॉर कम्युनिकेशन। अपन को हेल्प नहीं करता, सॉरी। हमें क्यों हेल्प करेगा ये? किधर गया? इट हेल्प्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर स्पेस एंड कर्नल। ठीक है। आईपीसी याद रखना, आईपीसी धारा, ऐसे याद रखना, आईपीसी की धारा। ठीक है। अब माइक्रो कर्नल में भी एक दिक्कत आ गई कि परफॉर्मेंस स्लो है, उसकी परफॉर्मेंस हाई लेकिन वो बल्की है। इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि भाई वो बल्की है और इसकी परफॉर्मेंस स्लो है, हम एक नया चीज लाते हैं, थर्ड, हाइब्रिड। हाइब्रिड कुछ नहीं है, मिक्सचर है दोनों का। मोनोलिथिक प्लस माइक्रो का मिक्सचर है हाइब्रिड। अब इसमें क्या होता है? एडवांटेज ऑफ बोथ, कंबाइंड अप्रोच और स्पेस एंड डिजाइन ऑफ मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का डिप और स्टेबिलिटी है माइक्रो। मतलब क्या? हम चार में से तीन चीज तो कर्नल में रख देंगे और एक बाहर रख देंगे जो भी प्रॉब्लम जनरेट कर रही है, ठीक है, यूजर स्पेस में। तो स्टेबिलिटी आ जाएगी माइक्रो वाले की, क्योंकि लेस स्मॉल होगा, तो खराब भी नहीं होगा। वो पहले वाला तो खराब हो जाता ना, एक खराब हो गया तो पूरा, तो ये हाइब्रिड की। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमने वो कर्नल के टाइप्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे 32 बिट और नेक्स्ट पेज में चलते हैं, 32 बिट वर्सेस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब 32 बिट और 64 बिट में क्या होता है? 32 बिट यानी 2 पावर 32 साइज होगी इसकी। ठीक है। मतलब 2 पावर 32
नंबर ऑफ एड्रेसेस, या फिर क्या बोलते हैं, रजिस्ट नंबर ऑफ एड्रेस रजिस्टर्स, या फिर एड्रेस हटा देते हैं, 32 बिट यानी 2 पावर 32 साइज नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे हमारे पास। अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, यानी 2 पावर 32 रजिस्टर्स है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा होता है वैसे। तो इतने नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, यानी यूनिक मेमोरी एड्रेसेस हैं इतने। ये कितना होता है, 4 GB ऑफ फिजिकल डेटा है ये। ठीक है। तो फिजिक रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास रजिस्टर छोटे छोटे से तो होते हैं, लेकिन हमारे पास इधर कितने हैं, 2 पावर 32 नंबर ऑफ रजिस्टर्स, यानी 4 GB ऑफ फिजिकल डेटा। जबकि 64 बिट आ गया तो भाई कितना हो जाएगा, 2 पावर 64 नंबर ऑफ रजिस्टर्स। यानी ये तो भाई बहुत होता है। मेरे पास एक डेटा है 171798669184 GB। इतना जीबी है ये 4 GB था। इतना जीबी फिजिकल एड्रेस, या जो भी बोल दो, एड्रेस बोल दो, या फिर रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। इतनी मेमोरी हमारे पास आ जाएंगी। तो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ऑफ 32 बिट ओवर 64 बिट। नहीं, 64 बिट के एडवांटेज 34 बिट के ऊपर क्या है, सॉरी इंग्लिश मिस्टेक हो गया थोड़ा। 64/32 बिट। अरे भाई, लेस मेमोरी एड्रेस होगा ना, लेस मेमोरी एड्रेस फॉर 32 बिट, और 64 का ज्यादा होगा। और 64 बिट वाले की परफॉर्मेंस भी हाई होगी। ठीक है, ये आ गया। अब हम समझ गए कि कितने, 2 पावर 32 रजिस्टर्स मिलेंगे 32 बिट में, मतलब इतने नंबर ऑफ रजिस्टर्स मिलेंगे, 2 पावर 64 मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो डेटा मैंने बताया था, फिर भी ठीक है, समझ जाओगे। हम्म। अब हम देखते हैं, क्या बोलते हैं, रजिस्टर, मतलब मेमोरी कैसी होती है हमारे पास, मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास सबसे ऊपर होता है रजिस्टर्स, जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब हार्डवेयर से, सॉरी हार्डवेयर से। फिर आता है कच्चे मेमोरी। फिर हमारे पास आता है मेन मेमोरी। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। फिर हमारे पास आता है मैग्नेटिक डिस्क। फिर हमारे पास आता है ऑप्टिक डिस्क। ये तीनों होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये हमारा होता है मेन मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है हार्डवेयर से। ठीक है, और ये फास्ट होता है, स्मॉल होता है लेकिन फास्ट होता है। ठीक है, इसीलिए ये महंगा होता है, इट इज एक्सपेंसिव। प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव, और इसमें भी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है रजिस्टर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है और सबसे ज्यादा छोटा होता है ये, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, ये होता है। ठीक है, ये एक, इट कैन होल्ड एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कैसा, A+=5, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। B-5, ये एक इंस्ट्रक्शन हो गया। ये C=B। ऐसे इंस्ट्रक्शन से एक रजिस्टर होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा वो कुछ होल्ड नहीं कर सकता। सेकंड आता है कच्चे मेमोरी। कच्चे मेमोरी क्या होता है, एडिशनल मेमोरी सिस्टम है ये, जो रजिस्टर नहीं स्टोर कर पाए वो कच्चे स्टोर कर देगा। दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन।
जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है रजिस्टर के अंदर, वो कच्चे स्टोर कर लेता है। थर्ड आती है मेन मेमोरी, ये तो रैम होती है। ठीक है, इतना समझ आएगी। अब हम बात करते हैं बाकी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करने की जरूरत नहीं है हमें, हमारे सिलेबस में नहीं है। और यार मिटा दिया मैंने ये पेज, चलो कोई ना। अब हम बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, यही तो है ना प्रोसेस। एक प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज अ प्रोसेस। आर्किटेक्चर क्या है इसका? कि भैया ये आर्किटेक्चर क्या है? सिंपल सा आर्किटेक्चर है। सबसे ऊपर स्टैक होता है जिसमें लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं। फिर आती यहाँ पे कुछ स्पेस होगा, यहाँ पे ये आर्किटेक्चर का, यहाँ पे आएगा हीप्स, जो कि डायनेमिक वेरिएबल स्टोर करेगा। वेरिएबल्स, यहाँ पे डेटा आएगा। हालांकि इसका रटने की कोई जरूरत नहीं, इसको याद भी करने की कोई जरूरत नहीं, इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा। अगर तुम वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो याद कर लेना, यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं। ये होता है प्रोसेस। अब ये जो सारा प्रोसेस है इसके अंदर डेटा होगा, मैं लोकल वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा एक कोड स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम जो है वो क्या है, कोड ही तो है। और प्रोसेस क्या है, जब एग्जीक्यूशन के अंदर होता है तो प्रोसेस प्रोग्राम अंडर है, इसके अंदर स्टेक होता है, यहाँ लोकल वेरिएबल स्टोर हो जाते हैं, यहाँ जो टेक्स्ट है वो स्टोर हो जाता है, यानी अपने जितने भी हमने कमेंट्स वगैरह डाल रखे हैं इसमें डायनेमिक वेरिएबल डेटा के अंदर, डेटा ए बी सी प्लस माइनस जो भी, वो सब स्टोर हो जाएगा। अब यही प्रोसेस हम डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं, मतलब ये तो आर्किटेक्चर यही डेटाबेस में स्टोर है। लेकिन एक हमारे पास होता है प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या होता है? इट इज डेटा स्ट्रक्चर। एक सेकेंड। ये डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है। ईच प्रोसेस, ठीक है, हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है दैट स्टोर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ठीक है, सच एज प्रोसेस आईडी स्टोर करेगा, प्रोग्राम काउंटर स्टोर करेगा। प्रोग्राम काउंटर क्या है? कि भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है इस प्रोसेस का, वो ये प्रोग्राम काउंटर स्टोर करेगा। प्रोसेस स्टेट कौन से स्टेट पे है, रेडी स्टेट पे किस पे है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो एक प्रोसेस बना, वो क्या हुआ, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में आया तो प्रोसेस, तो ऐसा कुछ बना कि जिसमें स्टैक बना, जिसमें वेरिएबल स्टोर हो गए, डेटा में डेटा स्टोर हो गया, टेक्स्ट हीप्स में डायनेमिक वेरिएबल स्टोर हो गया, और टेक्स्ट में टेक्स्ट स्टोर हो गया। और पीसीबी क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल। इट इज अ डेटा यूज फॉर ईच प्रोसेस दैट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। ये पीसीबी क्या है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन इससे रिट्रीव करके इसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो आगे काम आता है। तो अब हम पीसीबी का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोग्राम कंट्रोल, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सबसे ऊपर आती है प्रोसेस की आईडी। भाई यूनिक आईडी होती है हर प्रोसेस की, तो इस प्रोसेस की आईडी क्या है? प्रोग्राम काउंटर। ये क्या है? विच इंस्ट्रक्शन विल बी नेक्स्ट इन आर प्रोसेस। प्रोसेस स्टेट, कौन से स्टेट में हमारा प्रोसेस है। प्रायोरिटी, कौन से इंस्ट्रक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा है। रजिस्टर, रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर क्या स्टोर करता है पीसीबी? लिस्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, ओपन डिवाइसेस। ये हमारा प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक आ गया। अब हम बात करते हैं रजिस्टर क्या होता है। ये रजिस्टर क्या होता है, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये होता है। रजिस्टर क्या होता है? तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं रजिस्टर इन पीसीबी। ये कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए काम आता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। पहले लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोसेसर P1 ये यूज कर रहा है, तो इसका PCB1 होगा। तो इसने क्या, रजिस्टर क्या स्टोर करेगा? रजिस्टर स्टोर करेगा
सारी की सारी वैल्यू हमारे क्या बोलते हैं, P1 की सारी वैल्यू जाके रजिस्टर में, पीसीबी के रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। अब जब P2 कोई हाई प्रायोरिटी वाला जाएगा, तो ये कंटेक्स्ट स्विच हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो जो हमारा रजिस्टर में वैल्यू स्टोर्ड है P1 की, तो जैसे ही P2 वापस जाएगा, तो रजिस्टर से P1 को वापस वैल्यू मिल जाएगी और वो वापस से कंटेक्स्ट स्विच कर सकता है। ठीक है, ऐसे होता है। नहीं समझ आया, वापस समझा दो, थोड़ा टफ है ये। रजिस्टर इन पीसीबी होता क्या है, व्हेन अ प्रोसेस टाइम स्लाइस एंड्स, ठीक है, लेट्स सपोज एक P1 था, वो यूज कर रहा था हमारा सारा का सारा मेमोरी। P1 का एक पीसीबी होगा, ये रहा पीसीबी जिसमें एक रजिस्टर होगा, ये रहा रजिस्टर, ये इसी की पीसीबी है। ठीक है, तो इसकी जो करंट वैल्यू है वो जाके रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी जैसे ये बाहर निकलेगा, क्योंकि ये कट जाएगा इसका, क्योंकि हुआ क्या है, दूसरा P2 आ गया है। तो P1 की वैल्यू जब बाहर जाएगी तो रजिस्टर के अंदर सारा का सारा वैल्यू स्टोर करके जाएगी, ताकि जब वापस से P1 को इस पे आना हो, कि जब इसका टाइम खत्म हो P1 का, P2 का, तो जब P1 को वापस आना हो, तो सारी की सारी वैल्यू है रजिस्टर से निकाल ली अपने अपने प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक से। तो इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। रजिस्टर इन पीसीबी, when a process time slice ends, its current value will be stored in register, ठीक है, and process is swapped when again the same process comes, its real value is read from its register। समझ गए? एक प्रोसेस स्टैक वगैरह एक आर्किटेक्चर है। अभी जो यूज कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है रिसोर्स को। अभी दूसरा प्रोसेस आया तो इसकी सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन इसकी प्रीवियस वैल्यू रजिस्टर स्टोर करेगा पीसीबी की, फिर वो वापस यूज हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया यार, अब तक तो आ जाना चाहिए। ठीक है। हम्म, हम्म। अब हम बात करते हैं प्रोसेस के स्टेट्स क्या क्या होता है। प्रोसेस के स्टेट्स होते हैं, सबसे पहले प्रोसेस एक नए स्टेट में जाता है, फिर वो रेडी स्टेट में जाता है, फिर रेडी स्टेट से वो रनिंग स्टेट में जाता है। अब रनिंग से वो या तो टर्मिनेट वाले में जाएगा, या हो सकता है वो रेडी से क्या बोलते हैं, रनिंग में जाए, नहीं नहीं सॉरी, हम्म, टर्मिनेट में जाए और वेट, समझाता हूँ। इधर हुआ क्या है, हमारा स्टेट था न्यू, न्यू से वो रेडी में गया, रेडी से वो रनिंग में गया, लेकिन उसने देखा कि भाई मतलब कोई और दूसरा आ गया, और दूसरा हाई प्रायोरिटी वाला आ गया, तो वो रनिंग से वापस से वेटिंग में गया, वेटिंग से वो वापस से रनिंग में गया, और रनिंग से वो टर्मिनेट हो गया, या वो वेटिंग में नहीं गया, वापस से रेडी स्टेट में चली गया। सिंपल है ना, यही प्रोसेस स्टेट होता है। अब हम बात करते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? कंटेक्स्ट स्विचिंग वही बताया था जो रजिस्टर करता है। When an another process interrupts, present state data is stored in PCB's register and new state is entered with a new PCB. This is called context switching. When another process interrupts, present state data is stored in PCB's
रजिस्टर, ठीक है, सेम वही चीज है। इसको कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, जो रजिस्टर कर रहा था ना डेटा स्टोर। एंड न्यू स्टेट इज एंटर्ड विथ अ न्यू पीसीबी, दिस इज कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो जब कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, तो प्योर ओवरहेड आता है। ओवरहेड क्या होता है? टाइम डिले। ओवरहेड इज नथिंग बट टाइम डिले आता है, ठीक है। समझ गए? क्योंकि इसमें सीपीयू काम नहीं करता है, ये तो वही प्रोसेस स्विच हो रही होती है, तो सीपीयू का कोई काम नहीं, ठीक। कंटेक्स्ट स्विचिंग समझ आ गया। अब बात करते हैं ऑर्फन प्रोसेस क्या होता है। एक प्रोसेस है, रुको सीधा लिख लेता। प्रोसेस हुज पेरेंट्स हैज बीन टर्मिनेटेड। एक प्रोसेस है जिसके पेरेंट्स तो टर्मिनेट हुई, लेकिन वो स्टिल रन कर रही है, बट स्टिल रन्स। तो ऐसे में क्या होता है, इस प्रोसेस को कौन अडॉप्ट करते हैं? प्रोसेस इज एडॉप्टेड बाय इनिट प्रोसेस, ठीक है। तीसरा बात करते हैं जोम्बी प्रोसेस की। जोम्बी प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन बट स्टिल हैज एंट्री इन प्रोसेस टेबल। प्रोसेस टेबल क्या है, आगे पता चलेगा। प्रोसेस टेबल में अभी तक उसकी एंट्री है। ऑर्फन क्या हुआ भाई, पेरेंट्स तो पेरेंट्स टर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन बेटा अभी भी रन कर रहा है, तो वो इनिट प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेंगे। जोम्बी प्रोसेस में क्या होता है, अगर कंप्लीट हो गया, पर प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसकी एंट्री अभी भी प्रोसेस टेबल में है, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो होता है जोम्बी प्रोसेस। अब हम बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग, अब बात करते हैं। अब प्रोसेस शेड्यूल क्या होता है? प्रोसेस को चेंज करना, मतलब सीपीयू को बार बार अलग अलग प्रोसेस को देना। ये किया क्यों जाता है? बाय स्विचिंग प्रोसेसेस। ओएस कैन, वो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो की थी क्या? हाँ स्टार्ट है, स्टार्ट है। ओके। क्या हो गया? ओके। हाँ। बाय स्विचिंग प्रोसेस ओएस कैन मेक कंप्यूटर मोर प्रोडक्टिव। भाई बार बार प्रोसेस स्विच होगी तो प्रोडक्टिव हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि सीपीयू खाली नहीं रहना चाहिए, और बार बार प्रोसेस आए तो काम करते रहेगा, तो प्रोडक्टिव ज्यादा रहेगा, सारे प्रोसेस काम हो जाएंगे हमारे टाइम पे। मैनी प्रोसेसेस आर केप्ट इन मेमोरी एट अ टाइम। मतलब इसको लिखने का मतलब नहीं, मैं बता देता हूँ। व्हेन मैनी प्रोसेस आर केप्ट इन मेमोरी एट टाइम, व्हेन अ प्रोसेस मस्ट वेट और टाइम क्वांटम एक्सपायर्स, द ओएस टेक्स सीपीयू अवे फ्रॉम दैट प्रोसेस एंड गिव सीपीयू टू अनदर। मतलब ये P1 है, ये लेट्स से सीपीयू है, ये P2 है, ये बैठा है। P1 का टाइम एक्सपायर हो गया, मतलब लेट्स से इसने 2 सेकंड काम किया करना था, ठीक है। 2 सेकंड काम कर लिया, अब इसकी बारी आई।
तो ये हट जाएगा और सीपीयू मिल जाएगा P2 को। इसको कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है। अब बात करते हैं, दो तरीके की शेड्यूलिंग होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है। इसके अंदर ना हम एक प्रोसेस, हर प्रोसेस को क्वांटम देते हैं, टाइम क्वांटम। लेट्स सपोज हमारे पास तीन प्रोसेस है, P1, P2, P3। इसको लगते हैं 6 सेकेंड, इसको लगते हैं जैसे 6 सेकेंड, इसको भी लगते हैं 6 सेकेंड। लेकिन हम एक टाइम क्वांटम दे देंगे भाई, टाइम क्वांटम दे दिया, ठीक है। लेट्स हमने दे दिया टाइम क्वांटम 2 सेकेंड। टाइम क्वांटम क्या है, इस टाइम के बाद स्विच होना चाहिए। तो लेट्स से ये गई, सबसे पहले P1 गई, ये था सीपीयू, ये 2 सेकेंड रही, P2 आ गई, इसके हाथ से निकल गया, इसके हाथ से निकल गया, और एक सेकेंड इसके हाथ में आ गया। अब इसने 2 सेकेंड किया, इसके हाथ से गया, P3 पे आया, इसके 2 सेकेंड काम हुआ, इसके हाथ से भी गया। अब इसके पास आया वापस से दो, यानी इसके 4 सेकेंड हो गए। इस पे आया, इसके भी 4 सेकेंड हो गए, इसके भी 4 सेकेंड हो गए। अब यहाँ पे गया, अब इसके 6 सेकेंड हो गए, इसके भी 6 सेकेंड हो गए, इसके भी 6 सेकेंड हो गए। यानी बार बार स्विच हो रहा है हर 2-2 सेकेंड में, वो टाइम क्वांटम है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। जरूरी नहीं 6 सेकेंड तीनों का, इसकी लेट से 7 सेकेंड हो, इसकी 12 सेकेंड हो, इसकी 8 सेकेंड हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या प्रीएम्प्टिव, सीपीयू इस, एक से मिटा देता हूँ, प्रीएम्प्टिव की बता रहा हूँ, ठीक है। प्रीएम्प्टिव, सीपीयू इज टेकन अवे फ्रॉम प्रोसेस आफ्टर टाइम क्वांटम एक्सपायर्स, ठीक है, अलोंग विथ टर्मिनेटिंग और स्विचिंग टू वेट स्टेट। मतलब सीपीयू भाई एक को दिया हुआ है, उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, तो या तो वो टर्मिनेट हो गया यानी पूरा टाइम कंप्लीट हो गया, या फिर वो वेटिंग स्टेट में चले जाएगी और दूसरे को सीपीयू मिल जाएगा। जबकि इसमें क्या था, टाइम क्वांटम था, यानी इतना टाइम है कि 2 सेकेंड बाद स्विच होना है। नॉन प्रिएम्प्टिव क्या है, थोड़ा सा खराब चीज है इससे, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब है। वंस सीपीयू इज गिवन टू अ प्रोसेस, द प्रोसेस कीप्स सीपीयू until it releases सीपीयू, ठीक है। प्रोसेस है, सीपीयू मिला, P2 आई हाई प्रायोरिटी वाली, भाई P1 जिद्दी, मैं तो नहीं दूंगी, वाया वुड गिव, तो P2 वेट ही करती रह जाएगी। तो इसमें क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम आती है, स्टारवेशन आ जाती है। स्टारवेशन क्या होती है भाई, प्रोसेस वेट ही करते रह जाती है, प्रोसेस गोज इन वेटिंग, दूसरी प्रोसेस वेट ही करते हैं। ठीक है। समझ आया। तो जो, अगर लेट्स से पहले 11 सेकंड की प्रोसेस है, एक 2 सेकंड की, 3 सेकंड की, सबसे पहले 11 सेकंड को सीपीयू दे दिया, तो भाई वेट ही करती रह जाएगी P2, तो ये P2 तो वेट ही करते रह जाएगी इतनी देर तक। अगर प्रीएम्प्टिव होता तो कितना सही रहता ना। तो ये चीज है दोनों की। अब गोल ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है वो देख लेते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग का गोल है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगी तभी तो सारे काम जल्दी जल्दी होंगे। दूसरा काम है मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, ये बताऊंगा मैं तुम्हें। थर्ड, मिनिमम वेट टाइम, ये तुम्हें मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है। पहले हम देखते हैं कंकरेंसी क्या होता है। अब ये भी पूछ लिया जाता है भाई, इंटरव्यू में तो मुझसे भी पूछा गया था, बहुत पूछा जाता है। ये क्या है,
बहुत सारे थ्रेड्स जब पैरेलल में रन कर रहे होते हैं, ठीक है, क्यों रन कर रहे होते हैं? ताकि सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ाए, उसको बोलते हैं कंकरेंसी। एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट सेम टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट सेम टाइम हैपन्स बिकॉज ऑफ पैरेलल रन ऑफ थ्रेड। थ्रेड पैरेलल रन करती है, इसलिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे रन हो रहे होते हैं, इसको बोलते हैं कंकरेंसी। ठीक है, अब हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग देख लिया, थ्रेड शेड्यूलिंग के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाद में चलेंगे एक अच्छे टॉपिक पे। थ्रेड शेड्यूलिंग ये भी अच्छा ही है। थ्रेड शेड्यूलिंग क्या होता है? सेम टू सेम ये होती है, ओएस सेव्स करंट स्टेट ऑफ ओएस एंड स्विचेस टू अनदर थ्रेड ऑफ सेम प्रोसेस। ठीक है, फास्ट स्विचिंग कंपेयर टू, इसमें क्या होती है, सब कुछ सेम है, फास्ट स्विचिंग है कंपेयर टू प्रोसेस। और ये याद रखना, ईच थ्रेड हैज इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, बस इतने ही दो पॉइंट याद रखने हैं। अब थ्रेड शेड्यूलिंग सेम है उसके जैसा ही, बस ये फास्ट स्विचिंग होती है। अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आती क्या है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होता क्या है, ये जो थ्रेड है, ये इसका सीपीयू, ये थ्रेड ये इसका सीपीयू, ये थ्रेड ये इसका सीपीयू, ये सारे के सारे कनेक्टेड क्या है। अगर थ्रेड मल्टीपल रन हो रही है पैरेलल में, तो यूज तो सेम सीपीयू कर रही है। ये जो इसमें मेमोरी है या रिसोर्स है, अगर सेम यूज करोगे तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है वो भी समझना जरूरी है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ये है, द सेगमेंट ऑफ कोड, यहाँ पे द सेगमेंट, एक सेकंड मिटा देता हूँ जरा, सेगमेंट ऑफ कोड वेयर मल्टीपल थ्रेड यूज शेयर्ड रिसोर्स। सेगमेंट ऑफ कोड वेयर मल्टीपल थ्रेड यूज शेयर्ड रिसोर्स, ठीक है, सच एज कॉमन वेरिएबल। कॉमन वेरिएबल हो सकता है उस उसके अंदर, मेमोरी के अंदर फाइल्स हो सकती है। और करता क्या है, एंड परफॉर्म्स राइट ऑपरेशन होता है। अब बोलोगे सर समझाओ, लेट्स से ये क्रिटिकल सेक्शन है, एक प्रोसेस आई P1 जो कि थी, लेट्स से सी की वैल्यू थी 5, एक प्रोसेस आई और बी की वैल्यू थी 4। प्रोसेस आई, प्रोसेस ने बोला, प्रोसेस ने बोला C इज इक्वल्स टू, क्या एग्जांपल दूं, C इज इक्वल्स टू B+2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी इसकी वैल्यू होनी चाहिए, C की वैल्यू हो जानी चाहिए 6। और एक प्रोसेस आई P2, उसने बोला C इज इक्वल्स टू B-2, यानी वैल्यू होनी चाहिए 4। ठीक है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली आ जाते हैं ना, तो हो क्या जाता है, दोनों कंटिन्यूअसली आ जाते हैं, ठीक है, तो हो जाता है एंड में सी की वैल्यू 5 ही बच जाती है, चेंज नहीं होती, क्योंकि +2 - 2 कट के बी बच जाती है, यानी वैल्यू हो जाती है, उतनी रह जाती है। ठीक है, दिखता है, नहीं ये तो गलत एग्जांपल हो गया थोड़ा, मतलब तुम समझ रहे हो ना।
इतना समझो कि भाई लेट्स सपोज वैल्यू थी 5, एक प्रोसेस ने 4 कर दी, दूसरे ने, एक प्रोसेस ने 4 करनी है, एक को 6 करनी है, लेकिन दोनों एक साथ आए तो वैल्यू 5 ही रह गई। ठीक है। तो ये होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है। मेरे पास अभी एक एग्जांपल लिखा हुआ नहीं है, वरना मैं तुम्हें रुको, गिव मी 1 सेकेंड। तो ये क्रिटिकल सेक्शन होता है। क्रिटिकल सेक्शन मतलब जब बहुत सारे थ्रेड सेम मेमोरी को यूज करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ये दोनों प्रोसेस सेम टाइम पे अगर वैल्यू को चेंज करोगे तो वैल्यू वो नहीं आएगी जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई सर? तो इश्यू इन थ्रेड शेड्यूलिंग जो मैंने तुम्हें बताया, क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रॉब्लम आई, उसको इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सेक्शन, और इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। भाई दो प्रोसेस दौड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ने अगर एक साथ यूज कर लिया तो भाई वैल्यू वो नहीं आएगी जो एक के बाद एक यूज करता तो आती। ठीक है। समझ रहे हो बात को? एग्जाम्पल देता हूँ, वापस एग्जाम्पल दूंगा मैं तुम्हें। मैं जब तक दूंगा तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये क्रिटिकल सेक्शन है, ये P1 आया, ये P2 आया। लेट्स से C इज इक्वल्स टू 1 था, C इज इक्वल्स टू 5 था, और X इज इक्वल्स टू C-1, और ये करना था P1 को, और X इज इक्वल्स टू C+1 करना था, C इज इक्वल्स टू C-1 करना था प्रोसेस वन को, C इज इक्वल्स टू C+1 करना था इसको। तो प्रोसेस वन ने और प्रोसेस टू ने अगर करते, अगर होना क्या चाहिए था, ये करता तो वैल्यू हो जाती 4, और इसके बाद ये करता तो वैल्यू हो जाती 5। लेकिन होगा क्या, वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइमल्टेनियसली रन करेंगे तो सी की वैल्यू 5 ही रह जाएगी। ठीक है। ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे देंगे, सॉल्यूशन टू दिस रेस कंडीशन। कि भाई दोनों सेम टाइम पे एग्जीक्यूट ना कर ले, रेस कंडीशन चल रही। एटॉमिक ऑपरेशन एक तरीका हो सकता है। ठीक है। दूसरा मतलब एटॉमिक ऑपरेशन अलग अलग कर दो दोनों को, मतलब एक साथ मत भेजो। दूसरा, अब इसको करने के लिए हम लॉक्स यूज कर सकते हैं या म्यूटेक्स यूज कर सकते हैं, दोनों सेम चीज है। तीसरा, हम सेमाफोर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब म्यूटेक्स क्या होता है वो देखते हैं। म्यूटेक्स क्या होता है? म्यूटेक्स होता है लॉक्स। लॉक्स को म्यूटेक्स कहते हैं। लॉक्स यानी चाबी जिसके पास होगी वो खोलेगा। कैन बी यूज्ड फॉर म्यूटेक्स एक्सक्लूजन एंड अवॉइड रेस कंडीशन। ये लॉक है भाई, एक चाबी से एक ही लॉक खुलेगा। ठीक है, तो ताकि दूसरा यूज ना कर पाए उसको। बाय अलाउिंग वन थ्रेड टू एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन। ये बता ले। ठीक है, लेकिन अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? म्यूटेक्स क्या होता है? म्यूटेक्स या लॉक्स हमने लगा दिए तो जिसके पास चाबी होगी वो यूज कर। इसका डिसएडवांटेज है कि भाई लेट्स से एक थ्रेड है, P1 थ्रेड, ये गई सीपीयू में और ये डाई हो गई, P1 में जाके मर गई यूज करते करते। तो जब तक P2 कैसे खोलेगा जब वो अंदर से लॉक्ड है? ठीक है। तो P2 खोल ही नहीं पाएगा, तो P2 कभी मिलेगा ही नहीं P2 को। तो इसको बोलते हैं कंटेंशन। कि भाई लॉक्स हम यूज कर रहे हैं तो एक ने लॉक लगा के खोला और वो अंदर जाके यूज कर रहा है, अगर वो वहीं पे मर गया तो भाई P2 कब जाएगा, वो तो यूज ही नहीं कर पाएगा। तो व्हाट इफ थ्रेड एक्वायरिंग लॉक विल डाई इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन, ऑल अदर थ्रेड्स विल वेट इनफाइनाइटली। दूसरा क्या होगा? भाई डेडलॉक आ जाएगा यार। डेडलॉक क्या होता है बताऊंगा। तीसरा, स्टारवेशन आ जाएगा। हाई प्रायोरिटी थ्रेड ऑफ हाई प्रायोरिटी थ्रेड, मतलब हाई प्रायोरिटी थ्रेड आई लेकिन इधर कोई कंटेक्ट स्विच ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक आदमी ने लॉक लगा रखा है। अरे भाई लॉक लगाया तो हाई प्रायोरिटी थ्रेड को मिलेगा कैसे? और चौथी प्रॉब्लम आती है
कुछ नहीं आती, तीन ही आती है, ठीक है। तो पहली कंटेंशन आती है, कंटेंशन। कंटेंशन क्या होती है भाई? कं, वापस समझाता हूँ, म्यूटेक्स या लॉक्स क्या होते हैं। लॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर म्यूटेक्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सॉरी यहाँ पे म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन आएगा। Locks can be used for mutual exclusion and avoid race condition by allowing one thread to access critical section. डिसएडवांटेज है, कंटेंशन आ जाएगा कि भाई एक गई प्रोसेस, अंदर से लॉक लगाया, मर गई, तो दूसरे तो खोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक यूज कर रहा है, डेडलॉक कंडीशन आ जाएगी। और जो हाई प्रायोरिटी वाला है वो वेट ही करता रह जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है क्रिटिकल सेक्शन को दोनों एक साथ लेने से बचाने का, सेमाफोर्स। अब सेमाफोर्स क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल दे देंगे, एक इंटीजर, एन इंटीजर that is equal to number of resources, multiple thread can go and use cs concurrently। इसमें क्या होगा? देखो हमारे पास ये लेट्स से मेमोरी है, इसमें लेट्स से ये एक रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स है, ये एक रिसोर्स है। जितने नंबर ऑफ रिसोर्स है, 1 2 3 4, उतने हम सेमाफोर्स की वैल्यू डाल देंगे। सेमाफोर्स 4 हो गया। लेट्स से एक हमने P1 को दे दिया, सेमाफोर की वैल्यू घट के 3। एक P2 को दे दिया, सेमाफोर की वैल्यू घट के 2। एक इसको दे दिया 0। जैसे ही 0 हो जाएगी, 0 के बाद कोई यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। एन इंटीजर दैट इज, सेमाफोर वापस बताओ, एन इंटीजर दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मल्टीपल थ्रेड्स कैन गो एंड एग्जीक्यूट सीएस, मतलब कंप्यूटर को, ओएस को कंकरेंटली यूज कर सकती है। अलाउ मल्टीपल थ्रेड टू एक्सेस फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्स, ठीक है। वेयर एज म्यूटेक्स अलाउ मल्टीपल थ्रेड टू एक्सेस सिंगल रिसोर्स, है ना, वो एक ही रिसोर्स के लिए लॉक लगा लगा के जाने की बात। इधर हम बोल रहे हैं कि भाई जितने नंबर ऑफ रिसोर्स है उतनों को यूज करो, जिसको जो चाहिए वो दे दो। दो तरीके के सेमाफोर्स होते हैं, बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर। ये जो मैंने तुम्हें बताया वो था काउंटिंग सेमाफोर, बाइनरी के अंदर वैल्यूज होती है 0 1, अलाउ करना है या नहीं करना। ओके, समझ आ गया? इतना ही था। अब हम बात करते हैं जो डेडलॉक हमने बात की वो होता क्या है। डेडलॉक, अब चूंकि हमने म्यूटेक्स लॉक लगाया है, तो डेडलॉक होता क्या है? वी हैव सेवरल प्रोसेसेस competing फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ सीपीयू। सब भाई compete कर रही है कि मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं। सॉरी मिटा क्यों दिया? तो होता क्या है, डेडलॉक आता कैसे है? लेट्स सपोज एक प्रोसेस है R1, जिसने एक थ्रेड को पकड़ रखा है T1 को। एक R2 है, रिसोर्स 2 है, जिसने पकड़ रखा है T2 को। तो इधर हो क्या रहा है? R1 ने T2 को पकड़ रखा है, मतलब सॉरी, T1 थ्रेड ने R2 रिसोर्स को पकड़ रखा है, और T2 थ्रेड ने R1 रिसोर्स को पकड़ रखा है। अरे यार फिर गड़बड़ हो गई। देखो, हाँ अब समझाता हूँ। T1 है, R1 है, ये इसको एलोकेटेड है, और T2, ये इसको रिक्वायर्ड है। R1 को T2 चाहिए, लेकिन उसके पास, मतलब थ्रेड 1 को R1 मिला हुआ है, लेकिन इसको चाहिए क्या? R2। और ये लोकेटेड, मतलब एक थ्रेड 1 है जिसको R1 एलोकेटेड है, लेकिन इसको चाहिए R2। T2 थ्रेड को R2 एलोकेटेड है, लेकिन चाहिए R1। तो अब T1 R2 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि R2 ले रखा है T2 ने, और उसके ऊपर उसने लॉक लगा रखा है, म्यूटेक्स से लॉक लगा रखा है, तो डेड लॉक हो गया है कि भाई दोनों को एक दूसरे का चाहिए लेकिन दे नहीं पा रहे क्योंकि दोनों पे लॉक लगा हुआ है। T2 को R1 चाहिए, लेकिन वो T1 ने ले रखा, लॉक लगा रखा है। तो जब ये सर्कुलर वेट आ जाता है तो इसको बोलते हैं डेडलॉक, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ऑफ डेडलॉक, मैंने तुम्हें डेडलॉक क्या सिखाया? एक थ्रेड ने एक रिसोर्स पकड़ रखा है, लेकिन उसको दूसरा चाहिए, और दूसरा वाला किसी और ने पकड़ रखा है, तो लॉक लगाओ तो सर्कुलर वेट हो जाएगा।
ठीक है। तो कंडीशन फॉर डेडलॉक बात करते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, यानी ओनली वन प्रोसेस शुड हैव वन रिसोर्स, शुड यूज वन रिसोर्स। इधर एक यूज कर रहा है ना, देखो थ्रेड वन R1 को यूज कर रहा है, लेकिन उसको R2 चाहिए, लेकिन वो T2 ने ले रखा है, लॉक लगा रखा है। दूसरा क्या है, होल्ड एंड वेट। ये कंडीशन है अगर तुम्हें डेडलॉक बनाना है। तो हालांकि बनाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बनने के लिए क्या क्या जरूरत है। ये होल्ड एंड वेट क्या होता है, प्रोसेस शुड होल्ड रिसोर्स एंड वेट फॉर अनदर। यानी अब चाहता तो इसकी मस्ती देखो इसकी कितनी है। चाहता तो R1 T2 को ले सकता था, मतलब क्या बोलते हैं, T2 R1 को ले सकता था, लेकिन इसको R2 छोड़ना भी नहीं है। और चूंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ही यूज कर सकता है, तो भाई दिक्कत आती है। होने नहीं देंगे ऐसे, तो नो प्रियम्पशन एक है, नो प्रियम्पशन। यानी रिसोर्सेज ना अपने आप छोड़ने हैं तुम्हें, हम फोर्सफुली नहीं छुड़ाते। जैसे R1 T2 को R1 चाहिए तो वो छुड़वा नहीं सकता T1 से, उस वो वॉलेंटरी छोड़ना है उसे। शुड बी रिलीज्ड वॉलेंटरली। ठीक है, समझ आ गया। डी क्या है, फोर्थ फोर्थ पॉइंट बता देता हूँ। फोर्थ पॉइंट है सर्कुलर वेट। वेट होना चाहिए सर्कुलर में, ठीक है। बस ये चार कंडीशन हो गई और डेडलॉक बन गया। अब प्रिवेंट कैसे करेंगे डेडलॉक, मेथड टू प्रिवेंट। भाई एक तो क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन करा दो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ब्रेक करा दो। यानी वो कह रहे थे ना कि एक रिसोर्स एक ही पकड़ सकता है, उसको तोड़ दो। डोंट यूज लॉक्स, लॉक ही यूज नहीं करोगी भाई, एक बंदा एक यूज कर सकता है फॉर शेयरेबल रिसोर्स। तो हमारा डेडलॉक ब्रेक हो गया। बी क्या करो, होल्ड एंड वेट जो है उसको ब्रेक करा दो, चारों ब्रेक कराने। कि भाई एक ना अपना होल्ड नहीं करेगा, वो छोड़ देगा अगर वेट भी करेगा तो, ठीक है। या नो प्रियम्पशन को ब्रेक करा दो। अब ये क्या होगा, नो प्रियम्पशन था, ब्रेक द प्रियम्पशन रूल। कि भाई रिसोर्स शुड बी वॉलेंटरी रिलीज नहीं, फोर्सफुली रिलीज भी करवा सकते हो। रिलीज, होल्ड एंड सर्कुलर वेट को ब्रेक कर दो, ब्रेक द चेन, ये कर सकते हो। ये तो क्या प्रिवेंशन। अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि भाई हो ही ना। अवॉइडेंस के लिए मेथड ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस। अब भाई अवॉइड कैसे कराएं। अवॉइड के लिए हम यूज करते हैं बैंकर एल्गोरिथम। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो पूछेंगे बैंकर एल्गोरिथम क्या होता है। तो ये होता है, अगर इफ प्रोसेस रिक्वेस्ट सेट ऑफ रिसोर्सेस, एक प्रोसेस को रिसोर्सेस चाहिए। इफ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट सेट ऑफ रिसोर्सेस, द सिस्टम मस्ट डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करना है, वेदर एलोकेटिंग these resource will create develop। बैंकर एल्गोरिदम कुछ नहीं है, अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर भाई कोई भी रिसोर्स चाहिए प्रोसेस को, तो हम चेक कर लेंगे कि भाई इस एल्गोरिदम से कि भाई आगे चल के डेडलॉक तो नहीं क्रिएट हो जाएगा इससे, ठीक है। बस इतना ही था, सिंपल हो गया। अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स की। यहाँ से एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक।
मेमोरी को मैनेज करना है, यानी अलाउ एलोकेट करना है। एक तो हो सकता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यानी जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारी रैम है या मेन मेमोरी है, वो जो कटी हुई हो वो, ये जैसे 4 मेगाबाइट, मिलीबाइट पे जो भी माइक्रोबाइट एमबी, 4 MB में बटी हो, ठीक है। और हमारे पास लेट्स से ये कंटिन्यूअसली बटी हुई है ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी। अब इसमें हमें, हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है। एक प्रोसेस है 3 MB का, एक और प्रोसेस है हमारे पास 3 MB का, एक और है 3 MB का, एक और है 3 MB का। तो होगा क्या, ये यहाँ जाके एलोकेट होगा तो ये 3 MB खा जाएगा। यहाँ बची कितनी, 1 MB। ये खा गया 3 MB, बची कितनी, ये होगी 3 MB, बची कितनी, 1 MB। ये यहाँ से खा गया 3 MB, ये खा गया, ये खा गया, ये खा गया, यहाँ खा गया 3 MB, बची कितनी, 1 MB। ये हो गया कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसके अंदर प्रोसेसेस जाएंगे तो कंटिन्यूअस मेमोरी में एलोकेट होंगे जो कंटिन्यूअस है। तो लिमिटेशन, इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, आप बोलोगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है सर? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यानी ये छोटी छोटी, हर ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक जितने डिवाइडेड थे, मेमोरी चंक्स में डिवाइडेड थी, हर ब्लॉक के अंदर देखो ये इंटरनल फ्रेग छोटी छोटे चंक्स रह गए, इसको बोलते हैं छोटी छोटी, छोटी छोटी साइजेस रह गई ना ये एम्प्टी। यानी इफ साइज ऑफ प्रोसेस इज लेस देन साइज ऑफ पार्टीशंस, पार्टीशन, सम ऑफ पार्टीशन गेट्स वेस्टेड, ठीक है। ये जो वेस्ट हो गया है यहाँ पे 1 MB 1 MB, इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंट, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ठीक है, इन ईच ब्लॉक। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यानी इन चारों को मिला के हमारे पास एक 4 MB का ब्लॉक बन सकता था। तो हम चाहते तो एक प्रोसेस 4 MB की भी डाल सकते थे, लेकिन वो हम डाल नहीं पाएंगे क्योंकि एक एक MB में डलेगा नहीं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी आ गया। और क्या आ गया, लिमिटेशन आ गई प्रोसेस साइज पे, लिमिटेशन ऑन प्रोसेस साइज। अगर 5 MB का तो डेटा तो कभी डल ही नहीं पाता हमारे प्रोसेस में, तो चलो 3 MB का था, 5 MB का तो डल ही नहीं पाता, ठीक है। और क्या होगा, एक सेकेंड, अरे हट जा भाई। और क्या है, लो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कम प्रोसेसेस ऐड हो पाएंगे, ठीक है, कम प्रोसेसेस। तो लो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, या तो ये कह दो कि लो, कम पेजेस, या फिर जो हम अंदर बाहर जो कर सकते हैं वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी हमारे पास आती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक पार्टीशनिंग सॉरी। इसमें क्या होता है, हम जो पार्टीशन ऑफ रैम या मेन मेमोरी हमारे अकॉर्डिंग करते हैं, इज नॉट डिक्लेयर्ड इनिशियली। पहले तो 4 MB का डिक्लेयर कर दिया था ना, इस बार ये नहीं करेंगे हम। इट इज डिक्लेयर्ड एट टाइम ऑफ प्रोसेस लोडिंग, ठीक है। जैसे हमारे पास जैसे 5 MB का डेटा आ गया, एक 2 ही MB का डेटा आ गया, एक 3 MB का डेटा आ गया, एक 4 MB का डेटा आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ओएस है, सॉरी राइटिंग थोड़ा पेड पे खराब आती है। तो हमने क्या किया, पहले 5 MB का ही एक ब्लॉक बना दिया ताकि ये पूरा का पूरा आ जाए, 2 MB पूरा का पूरा आ जाए, 3 MB पूरा का पूरा आ जाए। हमने ब्लॉक्स तो बनाए, लेकिन कब बनाए, जित पहले चेक किया साइज कितनी है उस हिसाब के ब्लॉक बना दिए। अब ये स्टोर हो गए, सारे के सारे स्टोर हो सकते हैं।
इससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं आई। जो स्पेस बच रही थी ना हर चंक के नीचे, तो नहीं आई। तो क्या आएगी भाई? आएगी। और नो लिमिट ऑन साइज ऑफ प्रोसेस, साइज ऑफ प्रोसेस की लिमिट भी नहीं है। और क्या नहीं है? बेटर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा आ सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें भी है। प्रॉब्लम क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की क्या भैया? अगर लेट्स से ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई यहाँ से, और लेट्स से ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, तो हमारे पास कैसा बनेगा? ये बनेगा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 5 MB का बचा है, ये 2 MB, 5 MB, ये 3 MB। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस बची है। कितनी बची है? 2 MB का है ये। यहाँ पे 4 MB। तो लेट्स सपोज अब एक नई प्रोसेस आए, आए 6 MB की। चूंकि हमारे पास 6 MB की जगह तो है, लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे, इसको बोलते हैं वापस से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब यार इतनी प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दे रहा है, तो इसको हटाने का भी कोई तरीका होगा। इसको हटाते हैं डीफ्रेगमेंटेशन से। ये क्या करता है? रुको, पीछे वाले पेज में। अबे, ये क्या था? हाँ, ये वाला पेज है। चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं यार, क्या वापस ड्रॉ नहीं करना, कर लेते हैं ड्रॉ। OS, लेट्स सपोज ये 5 MB, और ये 2 MB की जो खाली बच गई थी जाने के बाद प्रोसेस के, ये 3 MB। ये जो 2 MB और 4 MB बची थी, डीफ्रेगमेंटेशन क्या करेगा? इन दोनों को आपस में चेप देगा। कैसे चेपेगा? 5 MB ऊपर आ जाएगी, 3 MB उसके नीचे आ जाएगी, और ये 6 MB का चंक बच के खाली रह जाएगा। तो ये होता है डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब डीफ्रेगमेंटेशन की समझ आ गया। तो अभी वो बात करते हैं कि अब जो हमारे पास ये मेमोरी है, वो एक लिस्ट की फॉर्म में होती है। ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे होती है। इसमें क्या होता है? लेट्स से मैंने बात की कि ये भरा हुआ है, इतना पार्ट भरा हुआ है, इतना खाली है, इतना भरा हुआ है, इतना खाली है। ठीक है, ये लिस्ट के अंदर हम भरते कैसे हैं इनको? तो फ्री स्पेस इज स्टोर्ड एज फ्री लिस्ट। ठीक है, वो बता दिया हाउ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट ऑफ एन साइज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ। इसमें हम यूज करते हैं फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, और वर्स्ट फिट। अब बात कर लेते हैं इनकी, ये होते क्या है। फर्स्ट फिट की बात करते हैं। हमारे पास लेट्स से मेमोरी है। अरे यार क्या चल, सीधा भी नहीं ड्रॉ कर पा रहा। अरे क्या चल, लेट्स से हमारे पास ये है, इसमें मेमोरी है। लेट्स सपोज ये यूज्ड है, ये यूज्ड है, ये यूज्ड है। ये हमारे पास है 16 MB का, ये हमारे पास है 14 MB का, ये हमारे पास है 6 MB का, ये हमारे पास है 8 MB का। और लेट्स से हमारे पास प्रोसेस है, अ, सबसे पहला प्रोसेस है 13 MB का, दूसरा प्रोसेस है 5 MB का, तीसरा प्रोसेस है 3 MB का। हमें अब इसके अंदर डालना है। तो फर्स्ट फिट क्या कहता है? सबसे पहला ब्लॉक ढूंढो, उसमें डाल दो। 13 MB डाल दिया, तो बचा कितना? ये बचा, ये 13 MB डल गया, तो बचा कितना? 3 MB बच गया। 5 MB गया, 5 MB ऊपर से जाएंगे, लेकिन 3 में डाल नहीं सकते, तो हम डालेंगे 5 MB। 5 डाला 14, 5, ये 9 MB बच गया। 3 MB कहाँ डालेगा? 3 यहाँ पे डल जाएगा। फर्स्ट फिट यानी सबसे ऊपर से ही चालू करेंगे। ठीक है, जहाँ पे फिट होगा वहां पे, ये हो गया फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट की प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है, ये करता क्या, एलोकेट्स फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट है, पहले डाल दो, कोई हमें सर्च नहीं करना कौन सा बड़ा है, सबसे ऊपर जो मिला उसमें डाल दो। और क्या करता है, फास्ट है और लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरा हम पढ़ते हैं, इसी में पढ़ते हैं नेक्स्ट फिट। तो इसको इरेज कर लेते हैं। हेल नो। ठीक है, नेक्स्ट फिट पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट कुछ नहीं है, जो नेक्स्ट है उसमें डाल देंगे, ठीक है। फर्स्ट फिट क्या था, एलोकेट्स कर देगा पहला होल, जो भी मिलेगा सब ऊपर से वापस से स्टार्ट करेगा, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट है, फास्ट और लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत आती है फर्स्ट फिट में। अब नेक्स्ट फिट पे देखते हैं, सबसे पहले 13 में गया, गया भाई 13, 13 खा लिया, बचा कितना, 3 MB। दूसरा 5 MB था, अब 5 3 में आ नहीं सकता, नेक्स्ट फिट जाएगा ये, नेक्स्ट फिट गया 5, 5 खा लिया तो बचा कितना, 9 MB। अब 3 MB फर्स्ट फिट में तो इधर गया था, इसमें इधर नहीं जाएगा, इसमें नेक्स्ट में जाएगा, अभी जो एलोकेट है उसके अगले, अभी 9 MB एलोकेट बची है, तो यहाँ पे जाएगा 3 MB, 3 MB यहाँ चली गया, ठीक है। ये भी फास्ट है, ये भी लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये भी एलोकेट्स करता है नेक्स्ट जो भी होल है उसमें, और सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट है। अब हम बात करते हैं बेस्ट फिट की। बेस्ट फिट बेस्ट है, इसमें फिर से इरेज कर देते हैं इन सबको। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ट फिट। भाई बेस्ट फिट क्या करेगा, सबसे छोटी जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन छोड़ेगा, यानी 13 MB किस में जाना चाहिए कि सबसे कम स्पेस बचे, तो 13 MB 14 MB में जाना चाहिए, ताकि एक इतनी सी स्पेस बचे जो कि 1 MB की होगी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम, 5 MB किस में जाना चाहिए जिसमें सबसे कम जगह छोड़े, यानी ये जाना चाहिए 6 में, 1 MB की जगह छोड़े। ये होता है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट की बात अच्छी है, एलोकेट स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग लेस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्रिएट मैनी स्मॉल होल्स एंड क्रिएट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो क्रिएट करेगा ही, ये जो 1 1 MB के बड़े बन जाएंगे ना, 1 1 MB के इसने छोड़े। लेकिन स्लो है क्या, ये स्लो है, हैज आइट्रेशन रिक्वायर्ड, हमें पहले ढूंढना पड़ेगा ना, बाकी दोनों में ढूंढना नहीं पड़ा था, तो ये स्लो है कंपेयर टू दम। अब हम लास्ट, अरे इसी पे जाते हैं, अब लास्ट फिट देखते हैं जो कि है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट सेम है इसके जैसा, समझा देता हूँ। हमें उसमें डालना है जिसके अंदर मैक्सिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मिले, तो ये 13 16 में जाना चाहिए, क्योंकि 3 MB की बचेगी, बाकी तो दो में डलेगा नहीं, 14 में डलेगा तो एक ही वो बचेगा। तो बस यही है। अब हम जाते हैं पेजिंग। पेजिंग क्यों लाना पड़ा, भाई इतनी ज्यादा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रही थी, दिक्कत आ रही थी कि भाई साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे साइज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। पेजिंग क्या करता है, प्रोसेस को ही तोड़ के यूनिट साइज की बना देता है, या रिक्वायर्ड साइज की बना देता है। तो अभी तक तो हम इस पे काम कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, ELS से हमारे पास रेम है, ये हमारे पास प्रोसेस है, तो हमने क्या किया, प्रोसेस को, अरे थोड़ा बड़ा बन गया, एक प्रोसेस है, हमने क्या किया, प्रोसेस को ही पेजेस में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, ताकि कोई हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आए ही ना, ना कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आए, ठीक है। पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो आएगी, ठीक है, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अभी देखा हमने कितनी आ रही थी, बेस्ट फिट फर्स्ट फिट सब। तो हमने क्या किया, पेजेस में डिवाइड कर दिया, हर को बोलते हैं इन, इसको भी उतने में ही डिवाइड कर दिया।
तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चलो आठ में कर देते हैं तीन। ठीक है, लेट्स सपोज हमने यहाँ से दिया एक के अंदर आठ 16 बिट एड्रेस आएंगे। ठीक है, समझाता हूँ। तो 32, 48, 64, साइज ऑफ पेजेस इज इक्वल्स टू फ्रेम साइज। ये जो साइज है, ये और ये दोनों बराबर होगी। तो इसकी क्या हो गई, लेट्स से 0 से 16, से 32, से 48, से 64, 80, 92, 96, सॉरी, 112, 128। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर इसको एलोकेट करना है, जैसे इसको हमें एलोकेट करना है इसको। ये क्या है, फ्रेम जीरो, फ्रेम वन, फ्रेम टू, फ्रेम थ्री, फ्रेम फोर, फ्रेम फाइव, फ्रेम सिक्स, फ्रेम सेवन, है ना। तो कैसे करेंगे, तो इस एड्रेस को चेंज करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे एलोकेट करना है। ये होता है लोकल एड्रेस, जो कि डिस्क में है। ये पेज हमारा डिस्क में है। इसे कैसे पता चलेगा किस में हमें डालना है, और ये है हमारे पास फिजिकल एड्रेस। हाउ वुड अ पेज इन अ डिस्क विल नो दैट आई हैव टू गो इन फ्रेम 5। तो इसके लिए हमारे पास होता है MMU। MMU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि क्या स्टोर करती है, पेज टेबल स्टोर करती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ पेज टेबल कैसी। MMU को मिटा देते हैं एक बार। पेज टेबल कैसी होती है, पेज टेबल हर एक प्रोसेस की पेज टेबल होती है। एवरी प्रोसेस हैव देयर पेज टेबल। इस पेज टेबल में क्या होता है, फ्रेम नंबर होता है और पेज नंबर होता है, कि भाई कौन सी को कौन सा एलोकेट करना चाहते हो। मैं जीरो को एलोकेट करना चाहता हूँ थर्ड को, लेट्स सपोज थर्ड को एलोकेट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेशन। फर्स्ट फ्रेम, जीरो फ्रेम को मैं थर्ड को एलोकेट करना चाहता हूँ। इज इट सो, क्या मैं ऐसा करना चाहता हूँ, देखने तो मेरे नोट्स में। नहीं यार, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता। हाँ, पर कर देता हूँ, जीरो को थर्ड को एलोकेट कर देते हैं। और मैं एक सेकंड, फर्स्ट को सेवन को एलोकेट करना चाहता हूँ। तो ले भाई, कर दिया। सेकंड को मैं सेवन्थ को एलोकेट करना चाहता हूँ, सेकंड को मैं फिफ्थ को एलोकेट करना चाहता हूँ। कर दिया। और फोर्थ को मैं एलोकेट करना चाहता हूँ सेकंड को। ये एलोकेट, तो जीरो को थ्री, वन को सेवन, टू को फाइव, थ्री को टू। ठीक है, आया समझ। अब ये फ्रेम पेज टेबल होगा, तो अब बताता हूँ मैं कैसे एड्रेस पता चलता है। ठीक है, अब पेज टेबल है तो यहाँ पे देखो, अब एड्रेस कैसे पता चलेगा। हमने पेजिंग क्यों की, एक बार वापस याद दिलाया था। पेजिंग इसलिए की क्योंकि भाई वहां पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। हम ट्राई कर रहे थे, तो भाई कुछ ना कुछ स्पेस बचा है, तो हम क्या करते हैं, पेज को उतनी साइज में डिवाइड कर देते हैं और फ्रेम को भी उतनी साइज में डिवाइड कर देते हैं, तो कोई फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम ही नहीं आएगा ना भाई। तो अब मैं बताता हूँ लॉजिकल एड्रेस क्या है। लॉजिकल एड्रेस को बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि हमारे पास 64 है। 64 क्या होता है, 2 पावर 6, यानी हमारे पास 6 बिट का एड्रेस होगा। ठीक है, 6 बिट का एड्रेस होगा। अब 6 बिट का एड्रेस कैसे होगा, ये लेट्स सपोज हमारे पास एड्रेस है, तो ये कैसे डिवाइड होता है। पहले हम बताएंगे कि फ्रेम कौन सी, लेट्स से हमें इसके फ्रेम नंबर, पेज नंबर 2 के लिए निकालना है, पेज नंबर 1 के लिए निकालना है, यानी ये वाले। तो पेज नंबर 1 यानी 00, ये आ जाएगा 01। पेज वन क्या होगा, 01 होगा, क्योंकि ये 00 होगा पेज। ये 01, ये 10, ये 11। तो आ गया, ये इसको बोलते हैं पेज नंबर, जो कि हमें बताता है पेज नंबर कौन सा है। चार ब्लॉक्स है, चार पेजेस है हमारे पास टोटल। तो चार कितने में, 2 पावर 2, यानी 2 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा ना। और ये कितने बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, ये है टोटल 8।
तो 8 कितने में रिप्रेजेंट होता है? 8 क्या होता है? 8 होता है, 8 होगा 4 बिट में। अब इसको देखेंगे हम 16, यानी 16 बिट्स कितने में रिप्रेजेंट होगी? ये 4 में रिप्रेजेंट होगी ना, तो इसके लिए आएगा 4। तो अगर हमें बताना है फर्स्ट है और टोटल है, तो लेट्स से हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेज के सेकंड नंबर की, तो 0010, ये आ गया, इसे बोलते हैं ऑफसेट। अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी बताता हूँ, ठीक है? पूरा का पूरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास लॉजिकल एड्रेस की बात करते हैं। लॉजिकल एड्रेस कितनी साइज का होगा? 60। कितने थे हमारे पास? 64 थे। तो 2 पावर कितना होगा? 2 पावर 6 होगा 64, यानी 6 बिट का एड्रेस आएगा। 6 बिट में से हमेशा, क्योंकि हमारे पास पेज कितने में डिवाइडेड था? 4 में, यानी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। 2 का आ गया तो 0 1, यानी फर्स्ट पेज आ गया। और बचे कितने? 4। 4 कैसे डिफाइन होगा? हमारे पास 16 बिट एड्रेस है ना, हर एक पेज प्रोसेस के अंदर 16 बिट का डिफाइंड है। 16 क्या होता है? 2 पावर 4, यानी 4 बिट का एड्रेस। अब 4 अगर मुझे पता करना है, फर्स्ट पेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 16 बिट्स होंगी। हमें पता करनी है 1 2 3, सेकेंड बिट पता करनी है, तो वो क्या होगा? 0010, ये हो गए सेकंड। ये हमारा एड्रेस आ गया लॉजिकल। अब इसको फिजिकल के लिए अगर चेंज करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पेज किसको डिफाइन कर रहा है। हमेशा ये जो पेज ऑफसेट है ना, ये तो सेम होगा हमारे क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस के लिए, यानी फ्रेम एड्रेस के लिए। तो ये आ गया 0010। और इसकी साइज कितनी होगी? इसकी साइज होगी, बताता हूँ, इसके ऊपर निर्भर करेगी। इधर गया, सॉरी, एक सेकंड। इसके ऊपर डिपेंड करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास फ्रेम्स है, तो फ्रेम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे ना। तो ये आ गया तीन तीन फ्रेम। और हमें कौन सा वाला किससे लिंक कर रहा है ये? पेज नंबर, फर्स्ट पेज, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेज लिंक कर रहा है F7 से। और 7 बिट, 7 हमें पता है क्या होता है। 7 होता है 0 1 0। क्या होता है 1? ये होता है ना, 2 पावर, ये क्या है? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 1 1 1 होता होगा। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2। ये हो गया 4 2 1। हाँ, ये होता है 0 1 1। ये हो गया इसका फिजिकल एड्रेस। निकलना सीख गए। ये होता है फ्रेम ऑफसेट, ये होता है फ्रेम नंबर। ये सीख गए। एडवांटेज क्या है? भाई, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दिक्कत ही नहीं है। भाई जब स्पेस बचेगी नहीं, क्योंकि सेम साइज की है, तो वो सेम साइज की जाएगी, तो जगह क्यों बचेगी? नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंट। अगर तुम कोई निकाल भी लेते हो, तो नया पेज ऐड हो सकता है, क्योंकि उसी साइज के सारे पड़े हैं हमारे पास पेजेस। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन एक ड्रॉबैक है भाई। इतने अच्छी बातें बता दी, तो भाई एक ड्रॉबैक भी तो बताऊं। ड्रॉबैक ये है कि पेजिंग स्लो हो जाती है, एक कारण से पेजिंग इज स्लो। क्यों? लोकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस जाओगी, तो तुम्हें पेज टेबल को रिफर करना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या होता है, बार बार पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए एक लुक अहेड आ जाता है, यानी एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? उसी कारण पेजिंग स्लो होती है। बस सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन एडवांटेज बहुत है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब एक और प्रॉब्लम आती है, ठीक है, पेजिंग। लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ये लेट्स से ऐसा कुछ फंक्शन है FN, और वो यहाँ से ब्रेक हो रहा है इतना, और ये 2 किलोबाइट का हमने ब्रेक कर दिया, ये पेजिंग की, तो 2 किलोबाइट 2 किलोबाइट में डिवाइड हो गया। और लेट्स से ये पेज चले गया ऐसा कुछ, एक इस फ्रेम में चले गया हमारा पार्ट 1, पेज 1, मतलब पेज 1 इधर चले गया, ऐसे पेज 2 यहाँ चले गया। और ये है हमारे पास कुछ डिवाइड किए हुए, ठीक है? तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई इस पेज पे जाओ। अब चूंकि कंटिन्यूअसली फास्ट होता है,
लेकिन अगर तुम्हें जंप करके किसी और पेज पे जो बहुत फार है टाइम लगता है, तो यहाँ पे भी एक लुक अहेड आता है। ये दोनों प्रॉब्लम्स थी। जब भी हम फ्रेम चेंज करते हैं, दूर जाते हैं, तो भाई टाइम लगता है। अब इस वाली स्लो जो है, इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मार्केट में लाए सेगमेंटेशन को। भाई बोलोगे क्या होता है भाई सेगमेंटेशन? हम जो वेरिएबल पार्टीशनिंग कर रहे थे, मतलब जो हम पार्टीशनिंग साइज के बेसिस पे कर रहे थे ना, हम वेरिएबल पार्टीशनिंग करेंगे, वेरिएबल पार्टीशनिंग। हमारे पास लेट्स से एक फंक्शन था, या फिर लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है जो कि 4 किलोबाइट का है। हम 2-2 किलोबाइट में डिवाइड नहीं करेंगे, स्लो आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ये मेमोरी है, इसमें सेगमेंट बना लेंगे। एक सेगमेंट में ये 4 किलोबाइट का डाल देंगे। जैसे एक 8 किलोबाइट का है, 8 किलोबाइट का डाल देंगे। सॉरी। अब इधर ही मेन मेमोरी होगी, उसको डिवाइड कर देंगे। इधर स्टैक को दे देंगे थोड़ी मेमोरी, इधर हमारे एक प्रोसेस को दे दी। हम हमारे कन्वीनियंस के साथ साइज डिफाइन करते हैं। सेगमेंटेशन क्या होता है, पेजिंग की तरह नहीं है। पेजिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें फ्रेम्स को ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस को हमने डिवाइड कर दिया बहुत सारे चंक्स में। इसमें प्रॉब्लम क्या है, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि हमने उसी चंक का दे दिया नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। लेट्स सपोज ये 4 किलोबाइट का बाहर गया, और लेट्स से हमें 6 किलोबाइट ऐड करना है, तो वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। समझे? ठीक है, समझ गए होंगे सेगमेंटेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब बात कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। भाई तुम देखते होगे कि तुम्हारा रैम जो है, रैम चार कितनी की होगी, 4 GB की होगी, इतनी ही होती होगी। लेकिन तुम कितने कितने पबजी वगैरह कितने कितने जीबी के गेम चालू कर लेते हो? आई गेस कर लेते होगे। 6 GB, 8 GB, 10 GB तक के भी गेम तुम चला सकते हो। वो कैसे चला सकते हो जब रैम इतनी है नहीं है? तो कॉन्सेप्ट चलता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, हमारे पास एक डिस्क है, सारे के सारे इसके अंदर हमारे पास एक मेमोरी होती है। इसे कहते हैं रिजर्व्ड एरिया। ये रिजर्व्ड एरिया में क्या होता है, बहुत सारे पेजेस जो भी हमारे पास प्रोसेस है वो हमने इधर स्टोर कराता है। पेजेस हमारे सारे यहाँ स्टोर्ड है। एक प्रोसेस को पेज में डिवाइड करके हमने रिजर्व्ड डिस्क में, रिजर्व्ड में स्टोर करा दिया। और जैसे ये हमारे पास है रैम। अब रैम के अंदर फ्रेम्स होगी। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये सारी की सारी भर गई, तो हमें अगर कुछ फ्रेम्स को भेजना होगा जो यूजलेस है या बहुत पहले यूज की थी, तो वो हम वापस इधर भेज देते हैं। और जो चीज हमें यहाँ से चाहिए होती है वो हम वहां डाल देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। अब लगेगा क्या कि हमारे पास टोटल मेमोरी कितनी है, जो भी यूजलेस है वो निकालते जाओ, डिस्क से यूजफुल डालते जाओ। तो वर्चुअल मेमोरी होती है रिजर्व्ड मेमोरी प्लस मेन मेमोरी। मेन मेमोरी ये होती है रैम प्लस रिजर्व्ड मेमोरी जो डिस्क के अंदर होती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे या बोलेंगे कैसे इंटरव्यू में? the pages of the process are stored in the disk internal reserved memory of the disk, and whenever we want useful data, we can extract from the reserved memory and get into the frames. अब हम बात करते हैं पेज रिप्लेसमेंट। अब जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है, आ रही जा रही है, वो हो कैसे रही? तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। कि भाई कौन सी प्रोसेस जाएगी वापस, कौन सी पहले यूज हुई हुई है या कौन सी जानी चाहिए। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की यूज करते हैं। तो पहला होता है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस। ये क्या होती है, जो लेट्स सपोज
बात करते हैं ये मैं के अंदर फ्रेम से। जैसे ये एक फ्रेम, अरे यार ये क्या हो रहा है। एक फ्रेम, दो फ्रेम, जैसे तीन फ्रेम है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया फ्रेम जीरो, फ्रेम वन, फ्रेम टू, फ्रेम थ्री। होगा क्या, हम ऐड करते जाएंगे। जैसे हमारे पास डेटा है 5 6 8 9 3 2 0 0 5 6 7 8। तो हम सबसे पहले 5 ऐड करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे 6 को, 5 6। फिर हम ऐड करेंगे 5 6 8। फिर हम ऐड करेंगे 5 6 8 9। अब निकलेगा कौन सा, 5 निकलेगा जो सबसे पहले यूज हुआ है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब लेट्स से यहाँ पे गया, 5 निकल गया, तो हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे 3 को, 3 6 8 9। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो आ गया 3, निकलेगा 6, निकलेगा इस सेकंड लास्ट। तो 3 2 8 9। अब आएगा 0। तो 3 2, ये 8 निकलेगा तो आएगा 0 9। अब देखना, अब एक इतनी देर क्या हो रहा था, इसको कहते हैं पेज फोल्ड। पेज फोल्ड यानी नए पेज को ऐड करना। इसमें हुआ था पेज फोल्ड, 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 इसमें। लेकिन अब वापस से जीरो आया, यानी हमें देखेंगे 3209 में सेम है जीरो। इसे बोलते हैं पेज मिस। यानी 3209, यानी हमें कुछ ऐड नहीं करना या रिमूव भी नहीं करना, इसको बोलते हैं पेज मिस। मिस यानी मिल जाना। पेज मिस मतलब मिल गया हमें, तो हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, बेलडीज एनोमली। बेलडीज एनोमली ने क्या कहा कि भाई कभी कभी क्या होता है फीफो में एक अनयूजुअल पैटर्न देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स जो है ना, वो नंबर ऑफ फ्रेम्स के साथ कभी कभी इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए था ना, क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने इंक्रीज कर दी तो मिस होने के चांसेस ज्यादा है, यानी पेज फोल्ड होने के चांसेस कम। तो डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या होता है कभी कभी डिक्रीज तो करेगा लेकिन कभी कभी इंक्रीज कर जाता है। इसे कहते हैं बेलेडीज एनोमली। कि भाई नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज किया, यूजुअली क्या होना चाहिए था, नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज किया तो मिस इंक्रीज होना चाहिए था, यानी फॉल्ट डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, कभी कभी फॉल्ट इंक्रीज हो जाता है। इसको कहते हैं बेलेडीज एनोमली। अब दूसरा देखते हैं पेज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें हम वो रिप्लेस करेंगे जो, ये बेस्ट होता है वैसे। इसमें क्या होता है, मिनिमम पेज फोल्ड्स आते हैं। पेज फोल्ड मिनिमम आना अच्छी बात क्यों है? अरे भाई मिनिमम पेज फोल्ड आएंगी यानी हमें बार बार डिस्क से निकालना नहीं पड़ेगा, तो ओवरहेड जनरेट नहीं होगा ना। इसमें क्या होता है, यूजुअल पैटर्न ही फॉलो करता है। नंबर ऑफ मिस इंक्रीज हो, नंबर ऑफ पेज फोल्ड्स डिक्रीज होते हैं विद नंबर ऑफ फ्रेम्स से। लेकिन ये होता क्या है, ये तो डिस्कस नहीं किया अभी। ये होता क्या है, हम फारदेस्ट, जो सबसे दूर पेज आने वाला है ना फ्यूचर में, ठीक है, उस वाले से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज, कैसे समझाऊं, फाइंड पेज दैट इज फारदेस्ट इन फ्यूचर एंड रिप्लेस। लेट्स सपोज कि भाई हमने डाल रखा है 5 6 7। हम क्या करेंगे, जैसे 5 6 7 8 9 10 5, अभी 5 ऐड किया हुआ है, ठीक है। 5 और यहाँ पे जैसे 7 है, ये तो हो गया 5 6 7। अब 3 फ्रेम का लेट्स से हमने ले लिया, तो अब कौन सा निकलेगा 5 6 7 में से, तो हम चेक करेंगे फारदेस्ट कौन सा, फारदेस्ट 7 है तो 7 को निकाल देंगे। समझे, ये था ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ये बेस्ट होता है। दूसरा होता है एल आर यू।
लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी जो सबसे पहले यूज, जैसे 5 6 7 8 9, 5 4, लेट्स सपोज हमारे में हमने आगे गए 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 और यहाँ पे हमारे पास 8, यहाँ पे 8 था, 8 4 और 5 एडेड है। अब जो हमें यहाँ पे ये ऐड करना है 4, तो हम चेक करेंगे 8 4 और 5 में से सबसे पहले यूज कौन सा हुआ था। 8 4 और 5 में सबसे पहले हुआ था 8, तो 8 को निकाल देंगे। समझे, ये होता है लिस्ट रिसेंटली यूज। अब हम लास्ट टॉपिक, अगर तुम यहाँ तक बने हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थ्रेशिंग की बात करते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये दो मेमोरी है। एक में तुम्हारे पास पेज, प्रोसेस 1 का पेज 1 है, प्रोसेस 2 का पेज 1 है, प्रोसेस 3 का पेज 1 है, प्रोसेस 4 का पेज 1 है, प्रोसेस 5 का पेज 1 है, प्रोसेस 6 का पेज 1 है। और एक यहाँ मेमोरी के अंदर प्रोसेस 1 का पेज 1 है, प्रोसेस 2 का पेज 1 है, प्रोसेस 3 का पेज 1 है, प्रोसेस 4 का पेज 1 है, प्रोसेस 5 का पेज 1, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ओह हेल, गलत लिख दिया। प्रोसेस 1 का पेज 2 है, प्रोसेस 1 का पेज 3 है, प्रोसेस 1 का पेज 4 है, प्रोसेस 1 का पेज 5, प्रोसेस 1 का पेज 6 है। तो चूंकि, अ, एक सेकेंड, सिचुएशन, इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखने तो समझने तो मुझे खुद को। हम्म। सीपीयू यूटिलाइजेशन ना किसकी ज्यादा होगी, सिचुएशन 1 की या सिचुएशन 2 की? ऑब्वियसली सिचुएशन 1 की, क्योंकि सिचुएशन 1 को बार बार, इसमें प्रोसेस 1 का पेज 1 है लेकिन प्रोसेस 1 का पेज 2 तो है ही नहीं, तो इसको बार बार उससे मंगवाना पड़ेगा, किससे, अपनी डिस्क से बार बार, जो रिजर्व्ड एरिया था, सॉरी, रिजर्व्ड एरिया से बार बार हमें, बार बार वो मंगवाना पड़ेगा पेज। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन फर्स्ट वाले की ज्यादा हो जाएगी S2 से। तो थ्रेशिंग यही कहता है, थ्रेशिंग क्या कहता है, थ्रेशिंग कहता है सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीजेज विद डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब बार बार अंदर बाहर करना, अंदर बाहर क्या, बार बार अंदर बाहर हमारे प्रोसेस को करना। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीजेज विद डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। बस, द हाई पेजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड थ्रेशिंग। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। इतना ही था। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज फॉलो कर लो अगर नहीं किया है तो, बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स फिर से। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।